मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहता है। अच्छा, ऐसे ही प्लस और माइनस में पहचाने बताया था। तो फिर तो भाई मेसोमेरिक इफेक्ट का मतलब ही बताया था, कार्बन के जगह कोई दूसरा एटम होगा तो मेसोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे, ऐसे बोला था ना। और कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम होगा तो सब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो सब माइनस में हो जाएगा। तो फिर प्लस में क्या हुआ? हाँ सुजलवा, जल्दी बता। दिस इज एआई जनरेटेड वॉलपेपर, मस्त है। प्लस एम शो करेगा कि माइनस एम? किसी भी गिवन ग्रुप के पहले एटम पे लोन पेयर हो या अनसैचुरेशन हो तो फिर रेजोनेंस शो कर सकता है। अगर पहले एटम पे लोन पेयर, इसका मतलब प्लस एम शो करेगा। अगर पहले एटम पे अनसैचुरेशन हो तो फिर माइनस एम शो करेगा। समझे? फिर से रिपीट कर रहे हैं। जब भी किसी गिवन ग्रुप के बारे में पता करना है, जैसे मान लो NHCOCH3 दे रखा, बोला है कि इसके बारे में पता करो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम शो करेगा, माइनस एम शो करेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं शो करेगा। तो पहले तो इसको C डबल बॉन्ड C के साथ अटैच करके देखो। जैसे ही C डबल बॉन्ड C के साथ अटैच किया, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आया। ये जो ग्रुप है, ये अटैच्ड कार्बन चेन के साथ रेजोनेंस में जा सकता है। पहले एटम पे लोन पेयर है, कंजुगेशन सिस्टम तो है, मतलब रेजोनेंस में जा सकता है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, ये बिल्कुल फिक्स है। लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट वाले पार्ट में पहले एटम पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर हमेशा इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके अपने ऊपर प्लस चार्ज ही लेगा। इसका मतलब ये ग्रुप प्लस एम शो करेगा। तो बस ये ध्यान रखना है, पहले एटम पे अगर लोन पेयर है तो प्लस एम, अगर पहले एटम पे अनसैचुरेशन है तो माइनस एम के थ्रू काम कर सकता है। ये सवाल बताइए, इसमें ज्यादा प्लस एम किसका होगा? इन दोनों ग्रुप में ज्यादा प्लस एम कौन शो करेगा? चलो इसको इलेबोरेट कर लेते हैं थोड़ा। इन दोनों केस में ज्यादा प्लस एम कौन शो करेगा? प्लस एम तो दोनों शो करेगा, पहले एटम पे दोनों जगह पे लोन पेयर है, तो दोनों प्लस एम शो करेगा। ज्यादा प्लस एम कौन शो करेगा? लास्ट क्लास में ऐसा कंपैरिजन बताया था क्या कि नहीं बताया था? नहीं, लास्ट क्लास में प्लस एम और माइनस एम कंपेयर करना बताया था, प्लस एम और माइनस एम पहचानना। चलो ठीक है, इसको देख लो। अभी हम लोग प्लस एम का सीरीज पढ़ेंगे, माइनस एम का सीरीज पढ़ेंगे, तो पहले प्लस एम के ऊपर बात करते हैं। ये तो पता चल गया कि लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसका मतलब प्लस एम है। यहाँ पे भी पहला आइटम लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसका मतलब प्लस एम है तो दोनों के दोनों प्लस एम। लेकिन हमको ये बताना है कि ज्यादा प्लस एम कौन शो करेगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ एक लोन पेयर है, केवल बाहर रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ एक लोन पेयर है, बाहर भी रेजोनेंस कर सकता है, अंदर भी रेजोनेंस कर सकता है। भाई वायर हिला मत, हिलाएगा ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा इधर। तो पहले वाले केस में लोन पेयर केवल बाहर रेजोनेंस कर सकता है, दूसरे वाले केस में लोन पेयर बाहर भी रेजोनेंस कर सकता है, अंदर भी कर सकता है। एक ही लोन पेयर है, समझ लो एक रोटी है। एक रोटी एक आदमी को खाना है, एक रोटी दो आदमी को खाना है, ज्यादा कौन खाएगा? पहले केस में ज्यादा खाएगा पाई बॉन्ड कि दूसरे केस में ज्यादा खाएगा पाई बॉन्ड? पहले केस में, क्योंकि हम लोग को इससे मतलब है कि मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा किस में है, मतलब हमको इससे मतलब है कि बाहर वाले कार्बन चेन से रेजोनेंस किस में ज्यादा हो रहा है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। हम लोग को केवल एक चीज से मतलब है, ये ग्रुप कितना प्लस एम शो कर रहा, मतलब ये बाहर वाले कार्बन चेन के साथ कितना रेजोनेंस शो कर रहा। जितना ज्यादा रेजोनेंस शो करेगा बाहर वाले के साथ, उतना ज्यादा प्लस एम शो करेगा। सो OCH3 में लोन पेयर है, ये लोन पेयर केवल बाहर वाले के साथ रेजोनेंस कर सकता है, जबकि दूसरे वाले केस में जो लोन पेयर है वो अंदर भी रेजोनेंस कर रहा। अंदर के रेजोनेंस के वजह से बाहर का रेजोनेंस थोड़ा सा कम होगा। अगर बाहर का रेजोनेंस कम होगा मतलब प्लस एम इफेक्ट कम आएगा, सो वन का प्लस एम ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू टू, ऐसा बोल सकते हैं। समझ आया? मान लो इसकी बात करते हैं, ये ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम के माइनस एम? पहले आइटम पे अनसैचुरेशन, सब भूल गया है न्यू ईयर के पहले का सब कुछ। पहले आइटम पे अनसैचुरेशन, इसका मतलब माइनस एम। ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम या माइनस एम? जल्दी बताओ। पहले आइटम पे अनसैचुरेशन है, लोन पेयर भी है लेकिन वो पहले आइटम पे नहीं है। बाहर के कार्बन चेन के साथ तो ये अनसैचुरेशन ही कंजुगेशन में जाएगा।
और पाई बॉन्ड को हमेशा अपने तरफ खींचेगा। सो पहले एटम के ऊपर अनसैचुरेशन है, इसका मतलब हम लोग माइनस एम बोल सकते हैं। दोनों के दोनों माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। सवाल है दोनों जब माइनस एम शो कर रहा है तो ज्यादा माइनस एम किसका होगा, कैसे कंपेयर करें। तो इससे कंपैरिजन का तरीका फिर से वही ट्राई करके देखते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, और दूसरे वाले केस में भी, ऑल्दो ये कंजुगेशन सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी काम चल जाएगा, बट फिर भी अभी समझाने के लिए हम बना दे रहे हैं। पहले वाले केस में पाई बॉन्ड बाहर वाले के साथ रेजोनेंस कर रहा, दूसरे वाले केस में भी पाई बॉन्ड बाहर वाले के साथ रेजोनेंस कर रहा। लेकिन सेकेंड वाले केस में पाई बॉन्ड को लोन पेयर के साथ भी रेजोनेंस करना पड़ रहा है, मतलब अंदर भी रेजोनेंस है। अंदर के रेजोनेंस की वजह से बाहर का रेजोनेंस कम होगा ज्यादा होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर के रेजोनेंस की वजह से बाहर वाले का रेजोनेंस कम होगा ज्यादा होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम होगा। अगर बाहर का रेजोनेंस कम हो गया मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट घट गया। सो वन का मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू टू। समझे। तो बाहर वाले चेन के साथ जितना ज्यादा रेजोनेंस होना है उतना ही बेटर चीज है, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। मान लो इन दोनों कंपाउंड की बात करते हैं, इन दोनों में कैसा इफेक्ट आएगा, पहला वाला कंपाउंड कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम माइनस एम। पहले एटम पे लोन पेयर है मतलब प्लस एम, दूसरा वाला केस प्लस एम, दोनों प्लस एम शो करेगा। अब सवाल है दोनों में ज्यादा प्लस एम कौन शो करेगा। तो पहले वाले केस में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है जो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर रहा है, दूसरे वाले केस में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर रहा है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। सो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सकता है, मतलब लोन पेयर ज्यादा डोनेट करेगा, बाहर वाले के साथ ज्यादा रेजोनेंस करेगा, मतलब प्लस एम इफेक्ट ज्यादा निकल के आएगा एज कम्पेयर टू वन। ऐसा नहीं है कि केवल पहले एटम को देख लिया, बाकी स्ट्रक्चर भी देखना होता है, लेकिन यहाँ बाकी स्ट्रक्चर में कुछ है ही नहीं, सिमिलर स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए हम लोग OH और NH2 में कंपैरिजन आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बताइए ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, पहला आइटम कौन सा इफेक्ट शो करेगा। पहले आइटम पे लोन पेयर है मतलब प्लस एम, दूसरा कंपाउंड कौन सा इफेक्ट शो करेगा, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम। सवाल ये है दोनों में ज्यादा प्लस एम कौन शो करेगा। हाँ भाई, दोनों में ज्यादा प्लस एम कौन शो करेगा, पहला कि दूसरा। यहाँ बाहर रेजनेंस हो सकता है लेकिन अंदर भी रेजनेंस है, अंदर के रेजनेंस की वजह से बाहर का रेजनेंस कम होगा। यहाँ भी बाहर रेजनेंस हो सकता है लेकिन अंदर भी रेजनेंस है, अंदर के रेजनेंस की वजह से बाहर का रेजनेंस कम होगा, बोल सकते हैं ऐसा। लेकिन यहाँ अंदर और कोई रेजनेंस नहीं है जबकि यहाँ अंदर भी रेजनेंस है। ये ब्लू वाले रेजनेंस की वजह से ये रेड वाला रेजनेंस कम होगा कि बढ़ेगा, ये वाला पार्ट कम होगा। सो अब इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ये दोनों रेड रेजनेंस, यहाँ भी पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, यहाँ भी पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पे जो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है थोड़ा सा कम है। क्यों कम है, ये ब्लू वाले रेजोनेंस की वजह से। सो इस रेजोनेंस की वजह से यहाँ का रेजोनेंस थोड़ा सा कम हो गया। जब यहाँ का रेजोनेंस कम होगा तो बाहर का रेजोनेंस क्या हो जाएगा, रिलेटिवली बढ़ जाएगा। इसका मतलब बाहर का रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा प्लस एम उतना ही ज्यादा निकल के आ जाएगा, टू ग्रेटर देन वन। समझे। पहला वाला ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा, क्या, प्लस एम। दूसरा वाला केस ज्यादा प्लस एम कौन शो करेगा। बाहर रेजोनेंस हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है। अंदर रेजोनेंस हो सकता है, ये भी दोनों जगह हो सकता है। इसको काउंटर करने के लिए और अंदर रेजोनेंस हो सकता है, ये भी दोनों जगह हो रहा। बट यहाँ का लोन पेयर फ्री है रेजोनेंस करने के लिए, जबकि यहाँ पे अंदर और भी रेजोनेंस हो रहा। यहाँ के रेजोनेंस की वजह से ये रेड वाला रेजोनेंस बढ़ेगा कि घटेगा, रेड वाला रेजोनेंस घटेगा।
रेड वाला रेजोनेंस रिलेटिवली जितना कम होगा, ये ग्रीन वाला रेजोनेंस उतना ही बढ़ेगा, और ये ग्रीन वाला रेजोनेंस जितना बढ़ेगा, ये ब्लू वाला रेजोनेंस उतना ही कम हो जाएगा। इसका मतलब पहले वाले केस में रेजोनेंस ज़्यादा निकल के आएगा बाहर वाले चेंज एज कम्पेयर टू टू, तो प्लस एम का इफेक्ट ज़्यादा निकल के आएगा। समझे? ये रिलेटिवली कंपेयर करने का तरीका है, ये तरीका आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी, ये नॉर्मल केसेस है, बहुत बेसिक लेवल पे अगर बात करो तो आसानी से सोच सकते हैं, बट मोस्टली हम लोग को इस तरीके से ही थोड़ा सा सीक्वेंस याद रखना चाहिए। नोट करके देखो, कैसे नोट करेगा इसको? नोट तो करने हम बोल दिए, बट नोट कैसे करेगा? चलो ऐसा हेडिंग टाइप से डाल दो, कंपेयर प्लस एम, या कंपेयर एम इफेक्ट। प्लस एम माइनस एम तो पहचान आ गया सबको? ठीक है, ट्राई करिए।
फोन नंबर नोट कर लिया? अभी आप लिखना शुरू करो। प्लस एम सीरीज। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है, इसलिए प्लस एम सबसे हाईएस्ट होगा। कार्बन सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा प्लस एम। ऑल्दो इसको प्लस एम बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, कार्बन चेन भी रेजोनेंस में जा रहा है नेगेटिव चार्ज लेके, तो उसको मेसोमेरिक इफेक्ट बोल सकते हैं। नाइट्रोजन का कंपैरिजन तो किए थे हम लोग ऑक्सीजन में, लेकिन एन माइनस और ओ माइनस काफी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसलिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे होगा। उसके बाद NH2 और OH का कंपैरिजन किया था, बट इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे नाइट्रोजन पे कार्बन चेन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्लस एम इफेक्ट घटेगा। और सिमिलरली OH में भी H की जगह अगर कार्बन चेन आ गया तो प्लस एम इफेक्ट घटेगा। और ये दोनों कंपैरिजन करना हम लोग को सीख चुके हैं अभी।
एक लोन पेयर है, अंदर भी रेजोनेंस करेगा तो बाहर का रेजोनेंस कम होगा। यहाँ लोन पेयर केवल बाहर रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए रेजोनेंस ज्यादा होगा। इन दोनों कंपैरिजन में सीख चुके हैं हम लोग। कुछ पार्ट याद रखना पड़ेगा, बट कुछ पार्ट आप रिलेटिवली कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले वाले केस में अगर आप रिलेटिवली कंपेयर करो तो सारा का सारा पार्ट रिलेटिवली कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड वाले मतलब सेकंड वाले केस में इतना याद रखना पड़ेगा। इसके बाद रिलेटिव कंपैरिजन है, एक बार थोड़ा सा ढंग से देखना, रिलेटिव कंपैरिजन समझ में आएगा। एक चीज देखो यहाँ पे, हर जगह पे सी डबल बॉन्ड ओ है, हर जगह पे। लेकिन सबसे पहला केस है ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। प्लस एम जितना कम होगा, ये पार्ट इसके साथ रेजोनेंस उतना ही कम करेगा, ये बाहर के साथ रेजोनेंस उतना ही ज्यादा करेगा। प्लस एम बढ़ेगा तो फिर यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा होगा, बाहर के साथ रेजोनेंस कम होगा। प्लस एम और ज्यादा होगा, यहाँ का रेजोनेंस और ज्यादा होगा, बाहर का रेजोनेंस और कम होगा। प्लस एम और बढ़ेगा, अंदर का रेजोनेंस ज्यादा होगा, बाहर का रेजोनेंस कम होगा। प्लस एम और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो फिर अंदर का रेजोनेंस और ज्यादा होगा, बाहर का रेजोनेंस और कम हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा सीक्वेंस सब रिलेटिव है। इसमें कोई सीक्वेंस है भी नहीं, एनसीईआरटी में प्लस है माइनस एम प्लस आई माइनस आई कोई सीक्वेंस नहीं दे रखा। तो आप रिलेटिवली अगर कंपेयर करना सीख लिए तो क्वेश्चन सॉल्विंग आसान हो जाएगा। कुछ पार्ट याद रखना पड़ेगा, बट कुछ पार्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू याद रख लेंगे। नोट कर लो। नीचे नोट कर लिया माइनस एम। ये हम लोग के मेसोमेरिक इफेक्ट का छोटा सा केस था, प्लस एम माइनस एम जो भी सीरीज हम लोग यूज करते हैं। जैसे प्लस आई माइनस आई था वैसे ही है, जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब वहां पे इसका एक्चुअल में सेंस समझ में आएगा। या तो कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। वैसे डाउट क्या हुआ, सब तो भूल गया तुम लोग लाइफ में, सब जो पढ़ा था सब भूल गया। अगला हेडिंग डालिए, हाइपर कंजुएशन। हाइपर कंजुगेशन। यार तुम लोग को जब शुरुआत में टॉपिक पढ़े थे हम लोग, दो तरह का इफेक्ट होता है, एक टेम्पररी इफेक्ट और दूसरा परमानेंट। परमानेंट वाले केस में तीन तरह का इफेक्ट था, एक हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोले थे, दूसरा मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, और तीसरा हाइपर कंजुएशन। इंडक्टिव इफेक्ट में पॉइंट लिखवाया था कि केवल सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट करता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस में पॉइंट लिखवाया पाई बॉन्ड के ऊपर डिलोकलाइजेशन। तो एक जगह केवल सिग्मा बॉन्ड से मतलब था, एक जगह केवल पाई बॉन्ड से मतलब था, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिग्मा और पाई दोनों से मतलब हो जाता है। तो ये जो टॉपिक है हाइपर कंजुएशन, इस हाइपर कंजुएशन के साथ साथ दो तीन और भी टॉपिक्स हैं या दो तीन और भी नाम हैं जिसको हम लोग यहाँ पे यूज किया करते हैं। हाइपर कंजुएशन इफेक्ट या इसी चीज को हम लोग बेकर नेथन इफेक्ट भी बोला करते हैं, ये भी नाम लिख लीजिए, बेकर नेथन इफेक्ट। चाहे तो इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस ही बोल सकते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसका मतलब क्या है ये आगे समझ में आएगा। बेकर नेथन इफेक्ट तो चलो बस एक नाम है, कोई साइंटिस्ट का नाम जिससे एसोसिएट कर दिया गया। बट नो बॉन्ड रेजोनेंस का क्या मतलब है, इसका मतलब हम लोग आगे सीखेंगे। नोट करिए, हाइपर कंजुएशन या बेकर नेथन इफेक्ट या नो बॉन्ड रेजोनेंस। पॉइंट नोट करो, सिग्मा पाई कंजुगेशन
और sp3p conjugation is present। सिग्मा पाई कंजुगेशन होता है या sp3p कंजुगेशन। sp3 मतलब सिग्मा बॉन्ड होगा और p कंजुगेशन मतलब पाई बॉन्ड होगा, इसलिए हम लोग sp3p कंजुगेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, can take place when alpha hydrogen is present, can take place when alpha hydrogen is present। अब इसमें सवाल आता है कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, इसको थोड़ा सा ढंग से समझना चाहिए। कोई भी कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन का है, दोनों से जो लेना है ले सकते हैं। कोई भी कार्बन अगर sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है और इससे अटैच्ड कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का हुआ, तो फिर हम लोग इस sp3 वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोला करेंगे। ये एक जनरल टर्म चलता है, ये फंक्शनल ग्रुप से भी एसोसिएटेड टर्म है। कभी भी फंक्शनल ग्रुप से अगर कोई कार्बन अटैच्ड है उसको अल्फा कार्बन बोलता है। तो यहाँ पे आप समझिए, sp या sp2 एटम से अगर कोई कार्बन अटैच्ड है sp3 नेचर का, तो उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे। और अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, इस चीज को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हैं। तो पहला चीज sp या sp2 एटम होना चाहिए, फिर दूसरा कंडीशन आएगा sp3 एटम होना चाहिए। इसमें टोटल अगर देखा जाए तो 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसको हम लोग 3 अल्फा हाइड्रोजन के सेंस में बोल सकते हैं। सवाल ये होता है कि sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब कब आएगा। तो अगर डबल बॉन्ड हुआ तो sp sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकटायन तब sp हाइब्रिडाइजेशन या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर रेडिकल है तब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इन चार केसेस में, अल्कीन, अल्काइन, कटायन और रेडिकल, इन चार केसेस में sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। मतलब इस कार्बन पे आइदर पाई बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या पॉजिटिव चार्ज या रेडिकल। अगर इस कार्बन के ऊपर ये सब केसेस हैं, तो इससे अटैच्ड कार्बन को हम लोग, अगर sp3 हुआ तो अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उस अल्फा कार्बन से अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तब उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हैं। नोट कर लीजिए, ये डायग्राम के थ्रू ही नोट कर लो, ज्यादा बेटर है। नोट कर लिया। इसके जस्ट नीचे एक छोटा सा पॉइंट होता है, जैसे हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट में सीक्वेंस और सीरीज बना रखे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट में सीक्वेंस और सीरीज बना रखे हैं। यहाँ पे सीक्वेंस जैसा कोई चीज नहीं चलता। यहाँ पे टर्म चलता है डिग्री ऑफ हाइपर कंजुगेशन, एंड दिस डिग्री ऑफ हाइपर कंजुगेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे जितना ज्यादा डिग्री ऑफ हाइपर कंजुगेशन होगा, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा हाइपर कंजुगेशन का, उतना स्ट्रॉन्ग हाइपर कंजुगेशन है बेसिकली। तो ऐसा ही बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ हाइपर कंजुगेशन इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो जितना ज्यादा डिग्री रहेगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइपर कंजुगेशन है। इसमें सीक्वेंस और सीरीज से कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। और हाइपर कंजुगेशन का डिग्री कैसे निकालेंगे? अल्फा हाइड्रोजन से। जितना कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होगा, उससे हम लोग डिग्री ऑफ हाइपर कंजुगेशन निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा, बेसिक्स क्लियर।
क्वेश्चन नोट करो, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइपर कंजेशन। पहले कोई सिंपल सिंपल केस लेके चलते हैं। इस केस में कितना डिग्री ऑफ हाइपर कंजेशन होगा? तो sp2 एटम है, sp2 एटम है, लेकिन दोनों sp2 एटम है, sp3 एटम तो कोई है ही नहीं। इसका मतलब अल्फा कार्बन ही नहीं है। अगर अल्फा कार्बन नहीं है इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। इसका मतलब डिग्री ऑफ हाइपर कंजेशन कितना हो जाएगा? 0। सो बोल सकते हैं 0 हाइपर कंजेशन होगा। नोट करिए। सेकंड केस, यहाँ पे sp2 एटम है, यहाँ भी sp2 एटम है, और इस sp2 से एक एटम अटैच है जो sp3 नेचर का है। तो एटलीस्ट एक अल्फा कार्बन तो मिल गया। अगर अल्फा कार्बन मिल गया तो अल्फा हाइड्रोजन भी है। कितना हाइड्रोजन इस पे? अगर 3 है इसका मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कंजूशन कितना हो जाएगा? 3। आसान क्वेश्चन है, आगे ट्राई करेंगे खुद से। चलिए ट्राई करना शुरू करिए। क्लास कितने बजे तक है? 2:20 तक है कि 3 बजे तक है? 3 बजे तक होना चाहिए ना, 10 से 3 मॉर्निंग में। तो क्या, हाँ या ना बोल ही नहीं पा रहे सर। हाँ बोलना, हाँ बोलने का मन नहीं है, ना बोल नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आंसर होगा? ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हाइपर कंजेशन पहचानने के लिए बस ये देखो कि कहाँ कहाँ पे पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज या रेडिकल है। यहाँ पे 2 कार्बन है जिसमें पाई बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 से ये 2 कार्बन अटैच्ड है, ये हम लोग का अल्फा कार्बन निकल के आएगा। दोनों के ऊपर 3 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब टोटल 6 हाइपर कंजेशन कंसिडर किया जा सकता है। ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 5, 6 सॉरी 4। क्या आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 में 2 एटम है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे है, और इन दोनों से 2 2 कार्बन अटैच्ड है जो sp3 नेचर का है। हर एक के ऊपर 3 3 हाइड्रोजन है। 3 3 6 3 9 3 12, टोटल कितना हो गया? 12 हाइपर कंजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा? कितना? क्वेश्चन नंबर 5 में 2 एटम है, ये दोनों sp2। इन दोनों से एक कार्बन अटैच्ड है sp3, 3 हाइड्रोजन। दूसरा कार्बन अटैच्ड है sp3 यहाँ पे,
दो हाइड्रोजन, और नीचे भी sp3 कार्बन अटैच्ड है, दो हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 हाइपर कंजेशन। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। 6 7 8। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6 में एक एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, sp2 एटम। sp2 से अटैच्ड अपने पास 3 कार्बन है, तीनों के तीनों sp3 दिख रहा। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है, जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है केवल उससे मतलब रखना है, मतलब इन 3 एटम से मतलब रखना है, इसके आगे मत चले जाना। इस एटम से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है। sp2 से अटैच्ड कार्बन को अल्फा बोलेंगे, उससे अटैच्ड वाले पार्ट को बीटा बोला करते हैं। बीटा कार्बन से कोई मतलब नहीं है। तो अपने स्ट्रक्चर में ऊपर में 3 हाइड्रोजन है, नीचे में 3 हाइड्रोजन है, और राइट साइड में 2 हाइड्रोजन है, टोटल 8 हाइड्रोजन अल्फा निकल के आएगा, इसलिए 8 हाइपर कंजक्शन कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आंसर होगा? तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इससे दो ही कार्बन अटैच्ड है, केवल दो कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। एक जगह 3 हाइड्रोजन, एक जगह एक हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइपर कंजक्शन कंसिडर कर सकता है। इसके आगे वाले कार्बन को कंसिडर नहीं करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो, 9 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आंसर होगा? अब कोई तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 में जीरो, कोई भी sp3 एटम नहीं है, सब sp2 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 sp2। अगर sp3 एटम ही नहीं है, मतलब हाइपर कंजक्शन हो ही नहीं सकता। रेजोनेंस होगा, हाइपर कंजक्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 9, कितना हाइपर कंजक्शन? क्वेश्चन नंबर 9 में जीरो हाइपर कंजक्शन। जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इससे अल्फा कार्बन अटैच्ड है, लेकिन इस कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो अल्फा कार्बन का केस नहीं है, ये भी एक केस हो सकता है। अल्फा कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अल्फा कार्बन एग्जिस्ट करने के बाद भी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये भी सिचुएशन हो सकता है, जीरो हाइपर कंजक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा?
क्या आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 में? इस चीज का ध्यान रखना है, बेंजीन रिंग नॉर्मली हम लोग मिस कर जाया करते हैं, बट बेंजीन रिंग में भी हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है। sp2 से अटैच्ड कार्बन मतलब अल्फा कार्बन, यहाँ पे sp2 से अटैच्ड कार्बन मतलब अल्फा कार्बन, ऊपर 3 हाइड्रोजन है, नीचे 2 हाइड्रोजन है, टोटल कितना हो गया? 5 हाइपर कंजुगेशन। तो इसको हम लोग 5 हाइपर कंजुगेशन में डाल सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत नहीं है तो कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलो ध्यान दो इस पे। कौन सा? बेंजीन वाले पार्ट में हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 से अटैच्ड कार्बन sp3 है, यहाँ भी sp3 है, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, टोटल कितना हो गया? चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग ऊपर एक टर्म यूज किए थे जिसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला कर रहे थे। एक और भी टर्म यूज किए थे, sp3p कंजुगेशन या सिग्मा पाई कंजुगेशन। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा ढंग से समझते हैं। मान लो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C होता और रेजोनेंस कराते, इस पाई बॉन्ड को उठा करके लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, इसको उठा करके आगे लेके जाते हैं, तो अपने स्ट्रक्चर में यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ऐसा कुछ आएगा, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि कार्बन चेन ना हो करके यहाँ हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड रखता है, डबल बॉन्ड तो रख नहीं सकता, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड रखने देते हैं, और हम लोग ये बोल रहे हैं ये सिंगल बॉन्ड ही रेजोनेंस में चला गया। तो पहले जब पाई बॉन्ड था तो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ सिंगल बॉन्ड आया। अभी जब पाई बॉन्ड हट गया, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड की जगह पे यहाँ पे जीरो बॉन्ड आएगा, और जहाँ पे कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज था वहाँ पे H के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा, बाकी हाइड्रोजन जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस हो रहा, इसलिए सिग्मा पाई कंजुगेशन बोलते हैं हम लोग इसको। दूसरा, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और पाई बॉन्ड वाले पार्ट का मतलब p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप हो रहा होगा, तो इसलिए हम लोग इसको sp3p कंजुगेशन भी बोला करते हैं। तो ये भी एक रेजोनेंस का केस है जो कंसिडर किया जा सकता है कार्बन चेन में, पहला चीज। दूसरा, जब आप रेजोनेंस करा रहे हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है इसमें कोई बॉन्ड ही नहीं है, अगर कोई बॉन्ड नहीं इसलिए इसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बोल सकते हैं। एक काम करते हैं, HA HB और HC लेके चलते हैं। सेम काम तो हम लोग HA के साथ भी करा सकते हैं, जैसे B के साथ जो काम कराया सेम चीज HA के साथ भी हो सकता है। जब HA के साथ होगा तो सेम ही टाइप का स्ट्रक्चर आएगा, C डबल बॉन्ड C, ऊपर HA के साथ प्लस चार्ज, HB और HG जैसा था वैसे का वैसे ही रह जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, और यहाँ माइनस चार्ज। एक ये स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा ये स्ट्रक्चर हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। तीसरा काम करते हैं कि HC के साथ रेजोनेंस करा लेते हैं। जैसे हम लोग HC के साथ रेजोनेंस कराएंगे, कार्बन चेन वाले पार्ट में HC के साथ प्लस चार्ज हो जाएगा, बाकी HA और HB जैसा है वैसे का वैसे ही कंसिडर कर सकता है। तो हमारे पास ये 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे आए जहाँ पे हाइड्रोजन कोई बॉन्ड बना के नहीं बैठा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला करते हैं। सो इसमें एक ये स्ट्रक्चर भी है जो हम लोग पहले लेके चले थे, 3 और स्ट्रक्चर भी है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, स्ट्रक्चर 1 2 3 4 आर कॉल्ड एज, फिर इसको नीचे लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर 1 2 3 4 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये वर्ड जो हम लोग पहले सीखे थे वही यूज कर सकते हैं, या फिर एक और वर्ड यहाँ पे शुरू हो जाता है। ऐसा वर्ड कहीं पे यूज किया था क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ये वर्ड कहीं पहले मेंशन किए थे कि नहीं किए थे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये वर्ड हम शायद क्लास में बताया जाता है, हमको ध्यान है, नहीं भी ध्यान है तो ध्यान रखना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोला करते हैं, ये वर्ड ध्यान रखना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे एक और भी हम लोग टर्म यूज कर सकते हैं, और हाइपर कंजुगेबल स्ट्रक्चर। हाइपर कंजुगेशन है इसलिए हाइपर कंजुगेबल स्ट्रक्चर भी वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर 1 2 3 4 को हम लोग हाइपर कंजुगेबल स्ट्रक्चर बोलेंगे। अच्छा, इसमें एक और भी पार्ट है, पहले स्ट्रक्चर में कोई चार्ज नहीं था, दूसरे में कार्बन पे माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, कार्बन पे माइनस चार्ज, सेम टाइप से नीचे भी दे रखा। अगर हम लोग इन सब के कॉम्बिनेशन को यूज करना शुरू करें तो कॉम्बिनेशन भी बनाया जा सकता है। शुरुआत में कार्बन चेन जैसा था वैसे ही छोड़ देते हैं हम लोग, पहले पाई बॉन्ड था, बाद में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आया, इसका मतलब पार्शियल बॉन्ड होगा। पहले सिंगल बॉन्ड था, बाद में पार्शियल में डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड आया, मतलब पार्शियल बॉन्ड होगा।
शुरुआत में कोई चार्ज नहीं था, बाद में नेगेटिव चार्ज आया, मतलब बीच में डेल्टा माइनस होगा। कभी ऊपर वाले एज के साथ प्लस है, कभी नीचे वाले एज के साथ प्लस है, कभी राइट साइड वाले पार्ट के साथ प्लस है। तो इसका मतलब यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ भी डेल्टा प्लस, यहाँ भी डेल्टा प्लस ले सकते हैं। कभी सिंगल बॉन्ड है, कभी कोई बॉन्ड नहीं है, कभी फिर से सिंगल बॉन्ड है। तो कभी सिंगल बॉन्ड है, कभी कोई बॉन्ड नहीं है, मतलब कभी बॉन्ड है कभी नहीं है, इसका मतलब पार्शियल बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पार्शियल बॉन्ड, यहाँ भी पार्शियल बॉन्ड। इस चीज को हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बोला करते हैं। आपको बस ये चीज ध्यान रखना चाहिए, इसमें जितना माइनस चार्ज डेवलप होगा उतना ही नेट प्लस चार्ज डेवलप हो रहा होगा, समझे? ये तो हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि टोटल मॉलिक्यूल जीरो चार्ज पे है। अगर जीरो चार्ज पे है मतलब जितना माइनस चार्ज बनेगा उतना ही टोटल प्लस चार्ज बनना चाहिए। ये हम लोग पहले भी कंसिडर कर सकते हैं। सो रेजोनेंस हाइब्रिड को देख के मालूम पड़ रहा है कि हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, पार्शियल बॉन्ड से एसोसिएटेड है, बॉन्ड ब्रेक होकर के वो हट नहीं रहा, तो इसीलिए इसको H प्लस के जैसा हटाया नहीं जाता है। बस ध्यान रखना है कि हाइपर कंजूगेशन के टाइम पे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा होता होगा जिसमें बॉन्ड एग्जिस्ट करना बंद करता है, लेकिन वो जैसे ही बंद करता है, बंद होते ही वापस से इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब जैसे ही ये बना फिर वापस से इसमें कन्वर्ट हो गए, तो इसलिए पार्शियल बॉन्ड एग्जिस्ट करना शुरू करता है, ये हम लोग कंसिडर करते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों है ये आपको समझ में आ गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वर्ड, कैनोनिकल स्ट्रक्चर वर्ड्स पहले से भी सीख के आ चुके हैं, बस एक नया टर्म हाइपर कंजुगेबल स्ट्रक्चर कंसिडर कर सकते हैं। नोट कर लीजिए डायग्राम को। हाँ, क्योंकि आप ये समझो, चलो इसको, अच्छा सवाल ये है कि सब जब ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो इसको हम लोग कंसिडर क्यों कर रहे हैं। आप ये समझिए कि मान लेते हैं हम लोगों का बॉन्ड लेंथ कार्बन हाइड्रोजन का 10 मीटर है, एजम्पशन ले लेते हैं, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि बॉन्ड लेंथ 10 मीटर के बराबर होना चाहिए। लेकिन जब भी इस तरह का पैटर्न आ रहा है पाई बॉन्ड वाला, तो उसमें पता चल रहा है कि यार जो बॉन्ड लेंथ है वो 10 मीटर की जगह पे 11 मीटर निकल के आ रहा है। ये कैसे एक्सप्लेन करें? ये बॉन्ड लेंथ बढ़ने का मतलब क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर घटा होगा, तभी बढ़ सकता है बॉन्ड लेंथ। तो अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड था तो उसके हिसाब से बॉन्ड लेंथ 10 मीटर था, तो बॉन्ड लेंथ 11 मीटर का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड भी नहीं है, कैरेक्टर उससे भी कम हो गया सिंगल बॉन्ड का। अब वो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तब वो थ्योरेटिकल लॉजिक लगाया गया कि शायद कोई ऐसा इफेक्ट होता होगा जो सिंगल बॉन्ड भी नहीं रहने दे रहा। और पैटर्न दिख रहा है बार बार कि अल्फा हाइड्रोजन का केस निकल के आ रहा है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब उल्टा उल्टा सोच के देखो, ये पैटर्न इसमें नहीं आ रहा, यहाँ के हाइड्रोजन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ के हाइड्रोजन में अगर देखा जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ के हाइड्रोजन में फर्क पड़ रहा है। तो केवल यही के हाइड्रोजन में क्यों फर्क पड़ रहा है? अच्छा, इसको और एक्सटेंड करके देखते हैं। इधर भी फर्क पड़ रहा है, बराबरी फर्क पड़ रहा है, इसको एक्सटेंड किया तो भी फर्क पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल यहीं पे फर्क नहीं पड़ रहा, इधर फर्क नहीं पड़ रहा। तो डेफिनेटली पाई बॉन्ड से अटैच्ड केस है। या चलो ऐसा ही केस पाई बॉन्ड से अटैच ना होकर के पॉजिटिव चार्ज वाला ले लेते हैं कि भाई जब पॉजिटिव चार्ज नहीं था तब यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा था, इधर कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया इसमें फर्क आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब पाई बॉन्ड होने पे, पॉजिटिव चार्ज होने पे, रेडिकल होने पे कुछ तो इफेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं मालूम, बट कुछ तो हो रहा है। तो फिर कुछ कुछ दिमाग लगा के, कुछ कुछ लॉजिक लगा के एक थ्योरी डिसाइड कर लिया गया, समझे? ये सब तो हवा में ही चल रहा है, मतलब ऐसा थोड़ा है कि ऐसा होता ही है, ये हम लोग को पता है। भाई इलेक्ट्रॉन देखे ही नहीं है, ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता ये भी नहीं पता है अभी तक तो ये सब तो बस है कि हाँ एक पॉसिबिलिटी है। जैसे जब शुरुआत में हम लोग केमिस्ट्री शुरू किए थे, बिल्कुल बचपन में, तो उसमें था एटॉमिक मॉडल, तो उसमें बोला गया कि जे जे थॉमसन मॉडल है, प्लस माइनस डिस्ट्रीब्यूटेड है, बस वाटरमेलन के जैसा, ऐसे ही था। तो एक पॉसिबिलिटी बना दिया गया, बाद में बोला ना ना ये तो गलत पॉसिबिलिटी है। फिर एक्सपेरिमेंट हुआ, पता चला रदरफोर्ड मॉडल में कि बीच में कुछ कुछ रहता है और नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा होता है इसके आजू बाजू। फिर बोला कि नहीं नहीं ये भी गलत है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अगर इधर उधर मूव कर रहा होगा तो टकरा जाएगा अंदर जाके, ये भी गलत हो गया। फिर बोला बोर्स मॉडल है, बोर्स मॉडल अभी भी ठीक चलता है क्योंकि हाइड्रोजन के लिए ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा दूसरों के लिए ठीक नहीं हो पा रहा, तो ये भी थोड़ा सा गड़बड़ है। तो फिर थोड़ा सा बेटर मॉडल आया, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है। तब फिर पता चला कि केमिकल बॉन्डिंग में भी केवल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कुछ नया चीज हो जाता है। अब जैसे केमिकल बॉन्डिंग में शुरू किए तो ऑर्बिटल ओवरलैप से शुरू किए हम लोग, फिर बोले ना ना इतना मजेदार नहीं है, सबको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो यहाँ से फिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन वाले कंसेप्ट पे जाना शुरू किए। फिर पता चला कि ये भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा सारी चीजों को, तो फिर एमओटी पे जाना शुरू किए, इसका भी कुछ अपना लिमिटेशन है। तो ये पॉसिबिलिटीज बनाया जा रहा है, समझे? आत्मा होता है कि नहीं होता है? आत्मा होता है कि नहीं होता है? नहीं बता सकते, देखा तो है नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी बोलते रहेंगे, हाँ हाँ माना जाता है कि आत्मा होता है, सब लोग बोलते हैं। उधर क्रिश्चियनिटी में उसी को सोल बोल दिया करते हैं, कुछ कुछ चलता रहता है। अब
अनएक्सप्लेनेबल थिंग है, तो कुछ ना कुछ तो कहानी बनी जाएगा। कोई इंसान जिंदा कैसे हो रहा है, मर कैसे जा रहा है? अच्छा, मर गया, पैदा हो गया, समझ में आया, मर के जिंदा कैसे हो जाता है? ये भी सुने हैं ना आप लोग कि कुछ कुछ इंसान मर जाते हैं, मरने के बाद फिर वापस से जिंदा हो जाता है, ऐसे कैसे? तो कुछ तो है ट्रांजैक्शन जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो कुछ पॉसिबिलिटी बना दिया गया, भगवान होते हैं, शैतान होते हैं, होता है कि नहीं होता वो भी नहीं पता। चलो नोट करो। तो इसीलिए ये पॉसिबिलिटी डिसाइड किया गया कि आपके एक्सपेरिमेंटल डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए कोई और चॉइस नहीं, कोई बताने नहीं जा रहा मॉलिक्यूल के भाई देखो मेरे अंदर ये इफेक्ट होता है। तो हम लोग पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करते हैं कि ये पॉसिबल सिनेरियोज हैं, ऐसा हो सकता है। इसीलिए तो केमिस्ट्री सबसे मुश्किल होता है एक्सप्लेन करना। केमिस्ट्री में समझ ही नहीं आ रहा लोगों को कि हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ एक्सपेरिमेंट में दिख ही नहीं रहा कुछ भी। फिजिक्स में दिख रहा है कि साइकिल ऐसा ही चल रहा है। जैसे आप लोग रोटेशन पढ़ दिया ना, एक सवाल है, ये साइकिल है, ये डंडा होता है ना, हैंडल। अरे वाह, ठीक है। अरे यहाँ पे क्या बोलते हो, पेडल होता है। कैसे बनता था पेडल, भूल गए गए? अच्छा ऐसा होता था। अरे, एक यहाँ पेडल हो गया और एक यहाँ पेडल हो गया, ऐसा ही होता है ना? इसको मारते रहते पेडल। मान लो साइकिल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, अगले चक्के पे फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? पीछे, आगे, कहीं नहीं एक्ट करेगा। v वेलोसिटी से चल रहा है। अगले वाले चक्के पे कि नीचे पॉइंट पे फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? लेफ्ट, राइट, कहीं नहीं एक्ट करेगा। तो वन ऑप्शन डिसाइड कर लो। यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, v वेलोसिटी से साइकिल चल रहा है। अगर v वेलोसिटी से साइकिल चल रहा है तो आपका रोलिंग का केस आ रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, आराम से आगे बढ़ जा रहा है, आ रहा है आगे बढ़ जा रहा है, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करेगा। आप जो पॉइंट बोल रहे हैं शुरुआत के लिए है, कि शुरुआत में जब आपने साइकिल चलाना शुरू किया तो आगे वाला चक्का पीछे के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि हम लोग एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन देने की कोशिश कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में। ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये v वेलोसिटी से आगे जाने की कोशिश कर रहा है। उस v वेलोसिटी के काउंटर में फ्रिक्शनल फोर्स पीछे के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। हमेशा जहाँ कांटेक्ट सरफेस होता है उस कांटेक्ट सरफेस के पॉइंट पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होता है रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए। अगर आपका साइकिल रुका हुआ है, आपने पैडल मारना शुरू किया, जैसे ही पैडल मारना शुरू किया नीचे वाला पॉइंट आगे बढ़ना शुरू हुआ, जैसे ही नीचे वाला पॉइंट आगे बढ़ना शुरू हुआ, जमीन को दिखा कि वो तो मेरे से दूर जा रहा है, उसको रोकने की कोशिश करो। तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करना शुरू किया, और क्योंकि यहाँ एक्सेल पे सब घूम रहा है, साइकिल घूमना शुरू हो जाता है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करना शुरू किया। इसके अलोंग टॉर्क जनरेट हुआ, जैसे टॉर्क जनरेट हुआ ये मोशन आना शुरू हो गया साइकिल में। लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि वी वेलोसिटी से चल रहा है, एक्सेलरेशन तो है नहीं। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है, ऐसा ही होता है ना फिजिक्स में, एक रोलिंग विद स्लिपिंग। अब जैसे एक ऑप्शन है कि आपने एक सर्कल को जमीन पे छोड़ा, जस्ट छोड़ दिया घुमा करके, अगर थोड़ा सा ऐसे घुमा करके छोड़ा तो नीचे वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट आगे, मतलब ये पॉइंट पीछे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको घुमा रखा है ऐसे, मतलब ऐसा रोटेट करते जा रहा है। हवा में पहले इसको घुमा करके बस छोड़ दिया, जैसे ही ये जमीन पे टकराया ये जो नीचे वाला पॉइंट है पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब इस जमीन के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव मोशन है वो पीछे जाने की टेंडेंसी में है। तो जो सब्सटेंस है या फिर जो जमीन है वो फ्रिक्शनल फोर्स इस रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट करेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स इस सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाना शुरू करेगा। तो जैसे ही आप ऐसे घुमा करके ऑब्जेक्ट को डालते हैं धीरे धीरे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ना शुरू होता है। और जैसे जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे जैसे अब वेलोसिटी आना शुरू हुआ तो ये जो रिलेटिव मोशन है ये कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे टाइम के साथ रिलेटिव मोशन कम होना शुरू होगा, शायद ऐसा कुछ होता है ना v इज इक्वल टू ओमेगा आर, जैसे ही कंडीशन आना शुरू हो जाता है
तब ये नीचे वाले पॉइंट का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करना बंद कर देता है। जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करना बंद करेगा, रोलिंग का केस आ जाता है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ऐसा ही होता है ना कुछ, पढ़ा है ना मैं रोटेशन? क्या? अच्छा, अभी रोलिंग नहीं हुआ है, मैं फालतू ही पढ़ाने लग गया। बट ये ऑब्जर्वेशन का चीज है, एक बेसिक फंडा है, रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। अगर रिलेटिव मोशन कांटेक्ट सरफेस पे आगे के डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे के डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इसको आप देख के बता पा रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, ये भी सवाल है, अगले वाले चक्के पे, चलो मान लो हम लोगों ने पैडल मारना शुरू किया, अभी जस्ट पैडल मारना शुरू किया, अब इस पॉइंट पे अगले वाले चक्के पे फोर्स किधर लगेगा और पिछले वाले चक्के पे फोर्स किधर लगेगा। इक्वेशन दे रखा है शायद, हमको जहां तक ध्यान है, एक एमसीक्यू करके बुक आता है, उसमें दे रखा है कि पीछे वाला चक्का है, पीछे वाले चक्के पे नीचे वाले पॉइंट पे फोर्स किधर लगेगा, आगे डायरेक्शन में, अगले वाले चक्के पे आगे के डायरेक्शन में। दूसरा, नीचे वाले चक्के में या पीछे वाले चक्के में पीछे के डायरेक्शन में, अगले वाले पे पीछे के डायरेक्शन में। तीसरा, इसमें आगे के डायरेक्शन में, अगले वाले पीछे के डायरेक्शन में। चौथा ऑप्शन उल्टा कर लेता है, ये पीछे के डायरेक्शन में या आगे के डायरेक्शन में। कौन सा आंसर होना चाहिए? आपने साइकिल पे पैडल मारना शुरू किया है, जस्ट अभी पैडल मारना शुरू किया है, कौन सा ऑप्शन होगा? पीछे वाले चक्के पे फोर्स किधर लगेगा, आगे वाले चक्के पे फोर्स किधर लगेगा, या नीचे वाले पॉइंट पे, बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। अपना अपना आंसर देना, तो डिस्कशन क्या कर रहा है, साइकिल चलाना है, बचपन से चलाते आ रहे हैं। रेस्ट से लो। हाँ जी, पैडल मारना शुरू किया तो रेस्ट में रहे, कभी भी पैडल मारे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्या? उससे पहले वाले क्वेश्चन का कहीं एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वी वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, एक्सेलरेशन तो कहीं आ ही नहीं रहा। तो रोलिंग विदाउट, हमको लगा कि रोलिंग आता है आप लोगों को, बट आपको नहीं आता था। वी वेलोसिटी से चल रहा है, नीचे वाले सरफेस पे कोई फोर्स एक्ट कर नहीं रहा, जीरो वेलोसिटी, कहीं फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, जीरो। इमोशन पे मत जाइए, सिंपल। अगर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा तो साइकिल का स्पीड बढ़ना है घटना चाहिए, घट रहा है क्या? नहीं, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। पैडल मारने का केस नहीं था, बस वी वेलोसिटी से चल रहा है, पैडल मारने का केस अब है। हाँ भाई, किधर एक्ट करेगा? पहले चक्के पे। आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? थ्री। ठीक है, थ्री। अगर आपने पैडल मारना शुरू किया तो साइकिल आगे बढ़ रहा है, जैसे आपने पैडल मारा, पैडल से एक वो कनेक्टेड होता है, चेन कनेक्टेड होता है, ऐसा है ना? वो चेन जो है इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, जैसे ही इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, नीचे वाले पॉइंट को भी उसी डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेगा। सो जब सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, पैडल मारते ही आगे जाने की कोशिश कर रहा, जैसे आगे जाने की कोशिश कर रहा तो जमीन के रिस्पेक्ट में ये रिलेटिव मोशन पीछे कर रहा, जमीन इसको आगे के डायरेक्शन में धकेलेगा, तो पीछे वाले चक्के पे तो आगे के डायरेक्शन में मोशन आया। जैसे ही ये आगे के डायरेक्शन में मोशन किया, इस पॉइंट को आगे बढ़ाने की कोशिश किया, जैसे ही ये आगे बढ़ने की कोशिश हुआ, नीचे तो कोई फोर्स लग नहीं रहा अभी, बट ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे बढ़ने की कोशिश किया, तो अपने साथ साथ सारे पार्टिकल्स को भी आगे बढ़ाने की कोशिश किया। मतलब इस केस में जो सबसे टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में जमीन इसको रोकने की कोशिश करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा पीछे। तो ऑप्शन थ्री निकाला जा सकता है। तो अगले चक्के पे फोर्स पीछे लगता है, पिछले चक्के पे फोर्स आगे लगता है। जो इंसान डी बोला, तुम साइकिल पैडल मारता पीछे जाता है साइकिल वाला, कहीं नहीं जाता है इसके हिसाब से, एक सर पीछे चला जाएगा, दूसरा, खैर मेरा पॉइंट यह है कि फिजिक्स में आप ऑब्जर्वेशन के बेसिस से बात कर सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन था, आपने देखा साइकिल किस तरीके से वर्क कर रहा है, वो समझ में आना शुरू हो जाएगा टाइम के साथ। फिजिक्स में मोस्टली चीज़ें ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। बायोलॉजी बचपन से सुन रहे हैं, कोई भी ऑर्गन के बारे में सीखना है, इंसान को काटो, ऑर्गन निकालो, देखो ऑर्गन क्या करता है, कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, कुछ तो करता ही होगा। तो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड चीज़ें हैं, लेकिन केमिस्ट्री में दिख ही नहीं रहा। केमिस्ट्री में बस ये दिख रहा है कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, बीच में क्या हुआ नहीं मालूम, ये प्रोसेस नहीं पता चल रहा, इसलिए उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता चला जाता है। खैर,
इसीलिए हम लोग ये सब पॉसिबिलिटीज पे बात करते हैं कि ये सब एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज है, जिसको हम लोग को ध्यान रखना होता है कि शायद ऐसा होता होगा। उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, वो एक्सपेरिमेंटल डेटा को जस्टिफाई कर रहा है, इसलिए हम लोग थियोरेटिकल बात कर सकते हैं। हाँ भाई बोलो। इस वाले पे अरे वो मिट गया है बे, माइनस लिख दिए थे क्या? नहीं नहीं, सब जगह प्लस होगा। समझ आया ये पार्ट? चलिए ध्यान दीजिए इधर आप सब लोग, इसको खैर नोट कर लेना, भेज देंगे आपके ग्रुप में। इसके बाद हम लोगों का एप्लीकेशन का पार्ट शुरू होगा। एप्लीकेशन ऑफ जीओसी वाले पार्ट में आने से पहले मेरा एक सजेशन होगा आपको, एक बार एरोमेटिसिटी तो खैर आप लोगों को पहचानना आ ही चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मेसोमेरिक इफेक्ट उसका सीक्वेंस मतलब सीरीज, इंडक्टिव इफेक्ट उसका सीक्वेंस मतलब सीरीज, उसको एक बार देख करके आना। नेक्स्ट क्लास में जैसे हम लोग एप्लीकेशन शुरू करेंगे, तो शुरुआत में तो हम लोग बहुत बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे टॉपिक बढ़ेगा। सबसे पहला टॉपिक बहुत आसान होगा, केवल इंट्रोडक्शन के लिए। दूसरा टॉपिक डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए उससे पहले सीक्वेंस वाले पार्ट को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। अगर याद हो गया तो ठीक है, नहीं याद हो गया तो एटलीस्ट कॉपी लेके आना, कॉपी में सीक्वेंस देख देख के जब जब जरूरत पड़ेगा उसको यूज करके काम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सीक्वेंस का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसके बिना भी काम चल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलो अभी नोट कर लो, घर में जाके क्या नोट करेगा, नोट करो। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं।